हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के जो पहला चैप्टर है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए एक आम अवधारणा हम लोग के मन में चलती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत टफ है और इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। और खास करके वो स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है वो इस सब्जेक्ट को लेके या इस विषय के बारे में उनकी जो अवधारणा है या जो सोच है वो यही है कि ये बहुत टफ है और इसमें डेटा बहुत हमको पढ़ना पड़ेगा या हमको आंकड़े बहुत याद करने हैं। तो एक चीज जो हम लोग के अंदर मिसकॉन्सेप्ट चल रहा है कि इसमें डेटा बहुत पढ़ना है या इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स होते हैं, तो ये दूर करते हैं हम लोग। देखिए यूपीएससी का जो ट्रेंड है उसमें हम लोग देखेंगे कि डेटा का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। उसमें क्या है कि कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावलियां हैं, इन शब्दावलियों को अगर सही से समझ लिया जाए या इन्हें सही से एक्सप्लेन कर लिया जाए और कुछ कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अगर इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया जाए तो इंडियन इकोनॉमी के जो सवाल हैं उनको करने में हम बहुत ज्यादा सक्षम होंगे, चाहे ये सवाल प्रीलिम्स के हों और चाहे मेंस के हों। तो ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट और ये चीज हम लोग के अंदर जो अवधारणा चल रही है या कहा जाए मिस कॉन्सेप्ट है कि इसमें आंकड़े बहुत पढ़ना है। देखिए यूपीएससी में आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। आंकड़े वही चाहिए जो हमारी बात को प्रूव करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए बोलते हैं, क्वेश्चन आ गया कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर घट रही है, तो एग्जैक्टली अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़े आंकड़े तो देने पड़ेंगे कि हाँ पिछले दशक में कितनी बेरोजगारी दर थी और इस दशक में कितनी बेरोजगारी है। तो इस तरह से आंकड़े थोड़े बहुत देकर हम अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं या अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं। तो एक ये अवधारणा तो आप बिल्कुल मन से निकाल लीजिए कि ये टफ सब्जेक्ट है। ये टफ नहीं है, थोड़ी सी ट्रिकी सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें दूसरी अवधारणा है कि बहुत ज्यादा आंकड़े पढ़ने हैं, रटने हैं, तो वो भी अवधारणा आप निकाल दीजिए कि इसमें आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़े से आंकड़े चाहिए अपनी बात को प्रूव करने के लिए। और तीसरी जो अवधारणा है इसमें कि ये बहुत ज्यादा इसमें फैक्ट हैं, फैक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा देगा। काफी डायनेमिक सब्जेक्ट है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टैटिक पोर्शन वाले। स्टैटिक पोर्शन का मतलब है जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, और दूसरा पोर्शन है, दूसरा भाग है इसका जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, समसामयिक जो परिवर्तन हो रहे हैं या जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो हम लोग दोनों सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आज का जो सेक्शन है इसमें राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं क्या क्या हैं। तो आज के लेक्चर की प्लान की हाईलाइट क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आज के लेक्चर प्लान की मुख्य हाईलाइट है हम लोग के पास वो राष्ट्रीय आय से संबंधित, क्या राष्ट्रीय आय क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय आय से संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, ये विभिन्न अवधारणाएं बहुत ज्यादा हैं। यहां पे मुख्य अवधारणाओं को लेकर ही हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेशन हम लोग थोड़ा ही छोटा ही रखते हैं, तो इसमें मुख्य अवधारणाएं क्या राष्ट्रीय आय से संबंधित हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पाद क्या है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये अवधारणा क्या है। फिर निवल घरेलू उत्पाद की अवधारणा क्या है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा क्या है, और जो हमारा एनएसओ है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कितने रूप में किया गया है या कितने वर्गों में इसको क्लासिफाइड किया गया है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूर्व में पूछे गए क्वेश्चन, जो जिसमें एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन होगा और एक मेंस का क्वेश्चन होगा, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये आज के लेक्चर प्लान है, या कहा जाए कि हमारे लेक्चर की मुख्य हाइलाइट्स ये हैं। ठीक है, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली जो परिभाषा है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब दरअसल किसी भी अर्थव्यवस्था के आकार को मापा जाएगा इसमें कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है और दूसरा अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था को जितना भी उत्पादन हो रहा है किसी अर्थव्यवस्था में, चाहे वस्तुओं का हो चाहे सेवाओं का हो, इसको मापते हैं राष्ट्रीय आय के रूप में। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और इसमें विभिन्न जो शब्दावलियां उल्लिखित की गई हैं, इन्हीं शब्दावलियों को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं या इनकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए, यहां पे सबसे पहले जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित
अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी सम्मिलित किया जाता है। तो यहां पे देखेंगे ना कि इस परिभाषा में कई शब्दावलियां आई हैं। जैसे एक है यहां पे, एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के। तो इन शब्दावलियों को ही सही से हम लोग क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं या इनको तोड़ तोड़ के समझते हैं कि ये शब्दावलियां क्या हैं। तो जब इन शब्दावलियों का अर्थ समझ जाएंगे तो ये पूरी परिभाषा हमारे सामने क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए, एक वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग वर्ष को क्या करते हैं, विभिन्न मास में या विभिन्न मंथ में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि ये हम लोग कैलकुलेशन या गणना के लिए करते हैं। जैसे जनवरी से हमारे यहाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू होता है, जनवरी फरवरी से शुरू होता है, जनवरी से फिर फरवरी मार्च होते होते दिसंबर तक जाके मंथ का एंड हो जाता है। तो वैसे भी आर्थिक क्रियाओं या जो उत्पादक गतिविधियां होती हैं या कहा जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, आर्थिक गतिविधियां, इनके मेजरमेंट के लिए या इनकी गणना के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको वर्ष के रूप में, जैसे अभी दीपावली बीती है ना, तो हिंदू माइथोलॉजी में क्या बोला जाता है कि दीपावली जो है आर्थिक वर्ष जो है उसका अंतिम होता है। इसके बाद से नए खाते की शुरुआत की थी। जितने व्यापारी हम लोग क्या हैं या जितने उत्पादक हैं या जो भी इस तरह के कार्य करते हैं, वो देखते हैं कि दीपावली के समय अपने पुराने हिसाब को क्लियर करते हैं, फिर इसके बाद नए हिसाब की शुरुआत करते हैं। तो इसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में जितनी भी उत्पादन गतिविधियां हैं या जितनी भी अकाउंटिंग से रिलेटेड या जितनी भी गणना से रिलेटेड कार्य हैं, इनके लिए एक वित्तीय वर्ष की रचना की गई है। तो भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, यह 1 अप्रैल से शुरू होता है और 1 अप्रैल से शुरू होकर और यह अगले वर्ष 31 मार्च तक होता है। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो ये कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है, ये 2024 और 2025 वित्तीय वर्ष चल रहा है। तो यहां पर ध्यान देना है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई होगी, 1 अप्रैल 2024 से इसकी शुरुआत हुई और यह वित्तीय वर्ष कब तक चलेगा, तो यह वित्तीय वर्ष चलेगा 31 मार्च 2025 तक ये वित्तीय वर्ष चलेगा। हमारे यहां बजट जो पेश किया जाता है, अभी बजट कब पेश किया जाता है, अभी बजट जो है 1 फरवरी को पेश किया जाता है इस समय। लेकिन अभी पिछला बार जो बजट पेश किया गया, इसमें 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया और जुलाई में फिर पूर्णकालिक बजट पेश किया गया। अंतरिम बजट क्यों पेश किया जाता है, क्योंकि जिस वर्ष चुनाव होता है तो चुनाव के वर्ष में अंतरिम बजट पेश किया जाता है जो कुछ महीनों के लिए होता है। फिर नई सरकार का फॉर्मेशन होता है, नई सरकार आती है तो फिर वो पूर्णकालिक बजट को पेश करती है। ठीक है, तो जब बजट का सेशन होगा तो हम लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष क्या है भारत में, 1 अप्रैल से शुरू होता है और यह वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो इस समय जो 2024 और 2025 का जो वित्तीय वर्ष है, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2024 से हुई है और यह वित्तीय वर्ष चलेगा कब, 31 मार्च 2025। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि वित्तीय वर्ष क्या होता है। अब यहां पर हम आते हैं उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं अंतिम सेवाओं के बारे में। ये अंतिम वस्तुएं और अंतिम सेवाएं क्या होती हैं, तो देखिए, उत्पादन प्रक्रिया में बहुत सी वस्तुएं आगतों के रूप में कार्य करती हैं, इनपुट के रूप में कार्य करती हैं, जिन्हें मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है। जबकि जो फाइनल प्रोडक्शन हो जाता है, जो बिल्कुल एकदम अब लगता है कि यही उत्पाद अब अंतिम है, तो उसको अंतिम उत्पाद कहा जाता है। इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान है और ये किसान अपने खेत में गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, गेहूं का उत्पादन करता है, तो गेहूं के उत्पादन का क्या करता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए एक किसान है जो अपने खेत में गेहूं का उत्पादन करता है। अब मान लेते हैं कि इसके खेत में 100 किलो गेहूं का उत्पादन हुआ है, 100 किलो गेहूं का उत्पादन हुआ है। अब ये गेहूं को क्या करेगा कि इस गेहूं को मान लेते हैं कि पूरे गेहूं की पिसाई कर देता है। इस गेहूं की जब पिसाई कर देगा तो ये पूरा गेहूं किस में परिवर्तित हो गया, ये आटा में परिवर्तित हो गया। पूरा गेहूं किस में परिवर्तित हो गया, आटा में परिवर्तित हो गया। अब आटे का क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये कुछ खाता नहीं है, ये आटे का पूर्णतः व्यापारिक उपयोग करता है या कहा जाए कि पूर्णतः इसका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग कर रहा है। तो ये आटे को क्या करेगा कि फिर इससे बेकरी में ले गया और बेकरी में इससे क्या बना दिया, इससे बेकरी में बिस्किट बना दिया। अब बिस्किट जब बना दिया इससे,
तो यहां पर देखेंगे कि उत्पादन प्रक्रिया में गेहूं और आटा क्या है, ये मध्यस्थ वस्तुएं हैं, जबकि जो बिस्किट है या जो ब्रेड बनाएगा, ये बिस्किट और ब्रेड क्या हो गया, यहां पर ये हो गया अंतिम वस्तुएं। तो देखिए यहां पे किसी भी अर्थव्यवस्था में जितनी भी अंतिम वस्तुएं हैं, इनके ही उत्पादन को हम लोग शामिल करते हैं, किसमें, राष्ट्रीय आय की गणना में। तो देखिए यहां पे क्या है कि यहां पे बिस्किट का जो उत्पादन हुआ है यही क्या होगा, अंतिम वस्तुएं, जबकि गेहूं और आटा यहां पर क्या है, यहां पे मध्यस्थ वस्तुएं हैं, या जिनको कहा जाए इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, अगर यहां पे एक कॉन्सेप्ट ये समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो किसान है ये बिस्किट नहीं बनाता है, बल्कि वो गेहूं का उत्पादन करता है और गेहूं से आटा बनाता है, और आटे को बनाकर इस आटे से रोटी बनाकर खा जाता है। तो यहां पर क्या है ना कि उत्पादन प्रक्रिया में आटे का ही पूर्ण उपभोग कर लिया गया, तो इस प्रक्रिया में आटा ही क्या हो जाएगा, ये अंतिम वस्तुएं हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मतलब अंतिम रूप से किसका उपभोग कर लिया गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। अब हम लोग आते हैं कि अंतिम सेवाएं क्या होती हैं। तो वस्तुओं के विषय में तो जानना बड़ा आसान है कि ये वस्तुएं अंतिम वस्तुएं हैं, बट कौन सी सेवाएं अंतिम सेवाएं हैं, ये कैसे जानेंगे हम लोग। तो थोड़ा इसको एक उदाहरण से और समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि अंतिम सेवाएं क्या होती हैं। देखिए, जब हम लोग राष्ट्रीय आय को पढ़ते हैं ना, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट और होता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किन किन आर्थिक गतिविधियों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है और किन किन गतिविधियों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो वो डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। इस सेशन में बस हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी होती हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाता है और कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय से संबंधित जो विभिन्न अन्य अवधारणाएं हैं ये कौन कौन सी होती हैं और राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अंतिम सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। यहां पे तो हम लोगों ने देख लिया कि अंतिम वस्तुएं क्या क्या हैं, अब हम लोग देखेंगे अंतिम सेवाएं क्या क्या होती हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं हॉस्पिटल गया, मुझे कोई प्रॉब्लम है और मैं डॉक्टर को दिखाने गया। तो हॉस्पिटल में जाऊंगा तो यहां पे मान लीजिए हॉस्पिटल के गेट पे ही एंट्री करते हुए यहां पर क्या क्या मिलेगा, मुझे सुरक्षा गार्ड मिलेगा। सुरक्षा गार्ड मिलेगा, देखेंगे ना हॉस्पिटल के सामने बंदूक लिए खड़ा रहता है या जो भी है वहां पे चेयर लगाए बैठा रहता है, वो गेट खोलता है और पूछता है क्या काम है आपको। तो आप बताते हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में तो नहीं दिखाई पड़ता है, बट निजी अस्पतालों में काम दिखाई पड़ता है, वहां गेट कीपर होता है। सरकारी जो अस्पताल होते हैं वो अगर बहुत हाई फाई हैं, जैसे एम्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड आपको वेलकम करे या आपसे पूछे। अदरवाइज गेट खुला हुआ है, जिसको मन हो रहा आ रहा है, जिसको मन कर रहा है जा रहा है। ठीक है, और खासकर देखेंगे सरकारी अस्पतालों के पास कि सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होती है, बट निजी अस्पतालों के पास, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके पास ये सुविधा उपलब्ध होती है। तो देखिए वहां पे क्या करेंगे ना कि गेट कीपर जैसे ही आप इंटर करेंगे वो पूछेगा क्या काम है सर आपको। तो आप बताएंगे कि हाँ मेरी देखो आंख में दिक्कत है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। तो वो तुरंत आपको क्या करेगा कि सजेस्ट कर देगा, आपको इशारा कर देगा कि आप चले जाइए रिसेप्शन पे, वहां जाकर आप बात कर लीजिए। तो यहां पे इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने सेवा दी हमें, यहां पर कौन, सुरक्षा गार्ड है या सिक्योरिटी गार्ड है। फिर जैसे ही हॉस्पिटल में हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पे रिसेप्शन होगा। रिसेप्शन पे जो बैठा होगा वो पूछेगा हाँ सर या मैडम क्या काम है आपको। तो आप जाके उसको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि देखो मेरी आंख में ये दिक्कत हो रही है और मुझे डॉक्टर को दिखाना है। तो तुरंत वो कहेगा ठीक है ठीक है, आप फला चेंबर में फला डॉक्टर बैठते हैं, वो इस टाइम में बैठेंगे, उनकी इतनी फीस है, आप फीस जमा कर दीजिए और ये टोकन ले लीजिए या पर्ची ले लीजिए, आप जाकर वहां पर दिखा लीजिए। तो यहां पर मैं आगे बढ़ा तो यहां पे डॉक्टर का चेंबर होगा, जहां पे कौन बैठा होगा, डॉक्टर साहब बैठे होंगे। अब इन डॉक्टर साहब से हमने दिखा लिया और हमने इस रिसेप्शन पे ही मान लेते हैं कि 500 रुपये यहां पर हमने पे करके पर्ची बनवा लिया था। तो देखिए हमें इस पूरी प्रक्रिया में, डॉक्टर को दिखाने की प्रक्रिया में, एक यहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड था इसने भी सेवा दी और यहां जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ पर्सन था इसने भी अपनी सेवा हमें प्रदान किया।
लेकिन जो अंतिम रूप से सेवा प्रदान करने वाला था वो कौन था? डॉक्टर था। डॉक्टर को हमने फीस कितनी दी थी? 500 रुपए। तो यहां पे डॉक्टर ने क्या दिया? डॉक्टर ने अपनी सेवाओं का उत्पादन किया और बदले में हमसे 500 रुपया लिया। तो यहां पे राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जो ये 500 रुपया हमने पे किया है, ये सेवाओं के उत्पादन के रूप में क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इसको सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं और अंतिम सेवाएं क्या होती हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि यहां पर मौद्रिक मूल्य क्या होता है। देखिए, एक अर्थव्यवस्था में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनका मौद्रिक मूल्य होता है। मौद्रिक मूल्य का मतलब जिनको आर्थिक रूप से जिनको मापा जा सके, जिनकी कीमत लगाई जा सके। नहीं होता है कि डायलॉगबाजी हम लोग सुनते हैं कि इस काम की कोई कीमत नहीं है। जैसे माँ बच्चे को पालती है, इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, मतलब पैसों में नहीं इसको तौला जा सकता। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन का मौद्रिक मूल्य होता है। जैसे अभी मार्केट में मैं जाऊं और केला खरीदने जाऊं तो केले का क्या है? मौद्रिक मूल्य है। भाई केले का दाम होगा, केला हमको देगा। लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है। इसको समझते हैं कि कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं। जो अर्थशास्त्र में जिस परिभाषा को दी गई है कि किसको आर्थिक रूप से मापा जाएगा, किसका मौद्रिक मूल्य होगा और किसका मौद्रिक मूल्य नहीं होगा, इसको बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में होते हैं, देखते ही हम लोग कि मान लीजिए कि मेरे घर में मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी क्या करती हैं कि सुबह उठती हैं, सुबह उठने के साथ क्या करती हैं कि हम लोग के लिए नाश्ता तैयार करती हैं। फिर जैसे ही दोपहर होती है लंच तैयार करती हैं। फिर इसके बाद घर की साफ सफाई है, सब कुछ करना है, कपड़े धुलना है, बाकी घर की साफ सफाई, ये सब काम करती हैं। और फिर शाम को रात में डिनर तैयार करती हैं। ये घर पे जो मेरी मम्मी सारा कार्य करती हैं, इसको माना जाता है कि ये गैर आर्थिक है और इसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है। लेकिन यही मेरी मम्मी अगर दूसरे के घर में जाकर एज ए मेड काम करें, जैसे वो घर में दूसरे के जाके यही काम करें जो अपने घर में कार्य कर रही हैं कि ब्रेकफास्ट तैयार करें, लंच तैयार करें, साफ सफाई करें, तो और इस कार्य के बदले उनको क्या मिलेगी? उनको पेमेंट मिलेगी, उनको कुछ न कुछ मौद्रिक आय होगी, या कहा जाए कि उनको सैलरी मिलेगी। तो इस कार्य का मूल्य हो गया। तो जो दूसरे के घर में एज ए मेड या बाई के रूप में काम कर रही है जो महिला, उसके कार्य को क्या कहते हैं? मौद्रिक रूप से मापते हैं, उसकी कीमत होती है। तो याद रखिए कि एक अर्थव्यवस्था में सिर्फ उन्हीं कार्यों को हम लोग सम्मिलित करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जिसका मौद्रिक मूल्य हो या जिसकी कीमत लगाई जा सके। जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सके या जिसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है, उसको सम्मिलित नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ जो फेमिनिस्ट है ना, नारीवादी हैं, वो काफी इस चीज की मांग करते हैं कि भाई, नारीवादी कौन होते हैं? जो नारी महिला अधिकारों की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और पुरुषों और महिलाओं में किसी भी प्रकार का जो कहते हैं लैंगिक विभेद, इसको नकारते हैं कि महिला और पुरुष में किसी भी प्रकार का लैंगिक विभेद नहीं होता है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि यहां पे हम लोगों ने वित्तीय वर्ष के बारे में डिस्कशन कर लिया, यहां पे अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं के बारे में डिस्कशन कर लिया, और यहां पे हमने डिस्कशन कर लिया मौद्रिक मूल्य क्या होता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। अब हमारे पास एक और है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय विदेशों से प्राप्त आय को भी सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए, बहुत से भारतीय हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, या बहुत सी भारतीय कंपनियां हैं जो विदेशों में जाकर उत्पादन कार्य कर रही हैं। तो इस तरह से, और इसी तरह से क्या है, बहुत से विदेशी हैं जो भारत में आके कार्य कर रहे हैं और बहुत से विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में आके कार्य कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं। तो देखिए, इसमें राष्ट्रीय आय की गणना में जब हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, अभी हम लोग आगे देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें इसको और हम लोग क्लियरली देखेंगे या बहुत अच्छे तरीके से इसको स्पष्ट करेंगे हम लोग। तो यहां पे
जो भी विदेशों से आय भारत को प्राप्त होगी वो भारत के राष्ट्रीय आय में क्या होगी, सम्मिलित होगी, नेशनल इनकम में वो सम्मिलित हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं कि राष्ट्रीय आय से संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये राष्ट्रीय आय से संबंधित कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। आई होप आपको ये जो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो अवधारणा है ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब आते हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित जो दूसरी अवधारणा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि जो दूसरी अवधारणा है वो है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। एक वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष, वैसे उसी वित्तीय वर्ष को लेखा वर्ष भी कहा जाता है, में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, यहां पे एक शब्द आया घरेलू सीमा के भीतर, सभी उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि। सकल मूल्य वृद्धि का मतलब है कि जो उत्पादन में कुल मूल्य वृद्धि की जा रही है या मौद्रिक वृद्धि की जा रही है, ठीक हो, को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब यहां पे ब्रैकेट में एक यहां पे इंडिकेशन लिखा हुआ है, इसमें नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि को सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए, अभी राष्ट्रीय आय में हमने पढ़ा ना, तो वहां पे देखा एक वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष में, ठीक है, किसी भी देश की घरेलू सीमा, ये घरेलू सीमा क्या है, ये नया शब्द आया है हमारे सामने। दूसरा, सभी उद्यमियों, उद्यमियों का मतलब क्या है, जितने लोग उत्पादन कर रहे हैं ये सभी लोग क्या हैं, उद्यमी हैं। चाहे रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है वो भी क्या कर रहा है, सेवा का उत्पादन कर रहा है, या एक रेडी वाला है जिसको स्ट्रीट वेंडर बोलते हैं, चाय बना रहा है ठेला लगा के, वो भी क्या कर रहा है, वो भी उत्पादन कर रहा है भाई, चाय का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। या एक किसान है, सब्जी का उत्पादन कर रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था के उत्पादन में अपना योगदान दे रहा है, ठीक है। तो इसमें कुल मूल्य वृद्धि, कुल मूल्य वृद्धि का मतलब है कि जो उत्पादन करेगा ये क्या होगा, मूल्य वृद्धि तो होगी, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, ये सीधे सीधे क्या है, ये राष्ट्रीय आय की परिभाषा को यहां पे बताया गया है। इसमें एक चीज जोड़ा गया है कि सकल घरेलू की बात जो की जाती है, इसमें क्या की जाती है कि नागरिकों एवं गैर नागरिकों, जैसे मान लेते हैं कि भारत की घरेलू सीमा है, घरेलू सीमा क्या होती है इसको अभी आगे हम लोग स्पष्ट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, एक जो भारत की घरेलू सीमा है, इस घरेलू सीमा में चाहे भारत के नागरिक उत्पादन कर रहे हो या कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनी आके उत्पादन कर रही है, जब सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात की जाएगी, तो इसका मतलब है कि हमारे घरेलू क्षेत्र में, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में जो घरेलू क्षेत्र परिभाषित किया गया है, इसमें चाहे नागरिक उत्पादन कर रहे हो और चाहे विदेशी उत्पादन कर रहे हो, सबको इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए कि ये भारत है और यहां पर एक देश है जिसको बोलते हैं ब्रिटेन, ठीक है, या यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए यहां पे क्या है कि भारत का एक बैंक है और इस बैंक का नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। ये जाके ब्रिटेन में अपनी शाखा खोले हुए है और यहां पे उत्पादन कार्य कर रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहां पर इसने 100 करोड़ रुपए का क्या किया, यहां पे उत्पादन किया या लाभ अर्जित किया, कौन, भारत का जो बैंक है। इसी तरह से ब्रिटेन का एक बैंक है, मान लेते हैं कि ये जो बैंक है ये स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक है, ये स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक है जो ब्रिटेन का, ये भारत में आके ऐसे ही कार्य कर रहा है या बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहा है, बैंकिंग सर्विस यहां पर इंडिया में दे रहा है। और इसने क्या किया, 50 करोड़ रुपए का इसने लाभ अर्जित किया भारत में, 50 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो देखिए, जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाएगी, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय अब भारत के घरेलू सीमा के भीतर जो भी उत्पादन होगा, चाहे वो किसी भारतीय कंपनी या भारतीय नागरिक द्वारा किया जा रहा है उत्पादन, या किसी विदेशी कंपनी या विदेशी नागरिक द्वारा किया जा रहा है उत्पादन, उसको भारत की सकल घरेलू उत्पाद में हम लोग जोड़ेंगे। तो जब भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाएगी, तो ये जो ब्रिटेन का बैंक है, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, इसके द्वारा 50 करोड़ का जो उत्पादन किया गया है, ये भारत की सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित किया जाएगा। इसी तरह से जो
जो भारत का एसबीआई बैंक जो ब्रिटेन में जाके 100 करोड़ रुपए लाभ अर्जित कर रहा है या उत्पादन कर रहा है, ये ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, हालांकि ये एसबीआई बैंक कहां का है? भारत का है, लेकिन किसके घरेलू क्षेत्र में उत्पादन कर रहा है? ये ब्रिटेन के घरेलू क्षेत्र में उत्पादन कर रहा है, तो इसलिए ये ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद का क्या होगा? हिस्सा होगा। ठीक है, तो यहां पे सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ ली। अब इसी से संबंधित एक और परिभाषा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इस उदाहरण को आप समझे रहिए कि भारत का बैंक ब्रिटेन में जाके उत्पादन कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये ब्रिटेन में जो भारत का बैंक 100 करोड़ रुपए एसबीआई जो उत्पादन कर रहा है, तो ये ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित होगा। इसी तरह से ब्रिटेन का जो बैंक है ये भारत में आकर 50 करोड़ रुपए का उत्पादन कर रहा है, तो जब भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? ये 50 करोड़ रुपया भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित होगा। ये क्लियर है सकल घरेलू उत्पाद की गणना। अब जो अगली परिभाषा है ये है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाएगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान दिया जाता है कि वहां देश के नागरिकों या देशी कंपनियों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, चाहे देश में किया जाए या देश के बाहर किया जाए, घरेलू सीमा के बाहर, उसको भी सम्मिलित किया जाता है। तो जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाएगी भारत के, तो उसमें क्या किया जाएगा कि जो भारतीय बैंक द्वारा ये जो 100 करोड़ रुपए ब्रिटेन में अर्जित किया गया है या उत्पादित किया गया है, इसको भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय इस 100 करोड़ को कहां शामिल कर लिया जाएगा? भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित किया जाएगा। और इसके विपरीत ये जो भारत में ब्रिटेन का जो बैंक था स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, इसके द्वारा जो 50 करोड़ रुपए का उत्पादन किया गया है, जब ब्रिटेन के राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाएगी, ब्रिटेन के जीएनपी की गणना की जाएगी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये 50 करोड़ रुपए ब्रिटेन के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय जो ये 100 करोड़ रुपया ब्रिटेन में एसबीआई ने जनरेट किया है या उत्पादित किया है, इसको कहां जोड़ देंगे? भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ देंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद दोनों अवधारणाओं को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा चलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा। देखिए, इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में एक देश के नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या घरेलू सीमा के बाहर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को सम्मिलित करते हैं। तो हमने जैसे देखा कि भारत का एसबीआई बैंक ब्रिटेन में जाके उत्पादन कर रहा है 100 करोड़ रुपए का, तो उसको हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित कर देंगे। जबकि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय जो ब्रिटेन में एसबीआई ने उत्पादित किया है उसको सम्मिलित नहीं करेंगे, बल्कि ब्रिटेन का जो बैंक है भारत में जो 50 करोड़ का उत्पादन किया है उसको भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित करेंगे। तो ये चीज हमने देख लिया, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब अगली जो परिभाषा है इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग घरेलू सीमा या इसी को आर्थिक सीमा बोला जाता है, इसमें किसको किसको हम लोग सम्मिलित करते हैं। तो एक तो देखिए, जो भारत का स्थलीय सीमा हम लोग देखते हैं ना, जो पाकिस्तान से या गुजरात से शुरू होता है, फिर पंजाब राजस्थान होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए ये पूरा पाकिस्तान के साथ जो सीमा है, फिर इधर अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है बखारा गलियारा वाली, फिर इसके बाद चीन के साथ जो सीमा लगती है, फिर नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ जो स्थलीय सीमा लगती है, फिर जलीय सीमा है। ये तो भारत का घरेलू क्षेत्र होगा ही, साथ में भारत द्वारा यदि विदेशों में कोई सैन्य अड्डा बनाया गया है, जैसे भारत क्या है, कई देशों में सैन्य अड्डा बनाने की बातचीत चल रही है, तो अगर भारत का कोई विदेशों में सैन्य अड्डा स्थित है तो ये सैन्य अड्डा भी क्या होगा? ये भारत के घरेलू सीमा का भाग होगा। इसी तरह से भारत का विदेशों में जो वाणिज्यिक दूतावास है या जो दूतावास है, ये भी भारत की घरेलू सीमा का क्या होगा? भाग होगा, भले ही ये दूसरे देश में स्थित है। इसी तरह से देखेंगे कि भारत
का जो भारत के नागरिक द्वारा संचालित या भारतीय कंपनी, ये जो है देश के निवासियों द्वारा संचालित कोई भी कंपनी जो विदेशों में है, या कहा जाए कि मत्स्य पोत, जैसे मछली मारने वाली जहाजें खुले समुद्र में जाके मछली पकड़ रही हैं, या जो जहाज है, जो कार्गो शिप्स हैं, या यात्रियों को ले जाने या लाने वाली जो पानी वाली जहाजें हैं, इनकी बात की जा रही है, या फिर विमान है, जो हवाई जहाज है, ये जो हैं यदि भारतीय नागरिकों द्वारा ये संचालित हैं, तो ये भी क्या होंगे, हमारे घरेलू सीमा का ही हिस्सा माने जाएंगे। भले ही ये क्या होते हैं, बार बार दूसरे देश में जाते हैं आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये भारतीय नागरिकों द्वारा संचालित किया जा रहा है तो ये भी क्या होंगे, ये भी भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा होंगे। तो अभी हमने देखा कि जो घरेलू सीमा की परिभाषा हम लोग देख रहे थे, उसमें कौन कौन शामिल किया जाता है, तो विदेशों में जो स्थित सैन्य अड्डे होते हैं, ठीक है, मिलिट्री बेसेस होते हैं, वो हो गया, वाणिज्यिक दूतावास हो गया, और दूतावास हो गया, और भारतीय नागरिकों द्वारा जो भी जहाज हैं या विमान हैं, इनका संचालन किया जा रहा है, तो ये भी क्या होंगे, घरेलू सीमा के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। तो आई होप ये सेशन आपको या ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग राष्ट्रीय आय से संबंधित दो अन्य अवधारणाएं हैं, इनको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसमें पहली अवधारणा है निवल राष्ट्रीय उत्पाद और दूसरी है निवल घरेलू उत्पाद। तो यहां पर देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होती हैं। इनमें इसको देखते हैं कि निवल या नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए, निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो इसकी जो सूत्र है वो क्या है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है उससे हम लोग मूल्यह्रास को घटा देते हैं। अब मूल्यह्रास क्या होता है इसको देखते हैं कि मान लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में एक मार्कर बनाने वाली फैक्ट्री लगाई गई, और ये 10,000 रुपए में फैक्ट्री को लगाया गया, और जब फैक्ट्री को लगाया गया तो ये माना गया कि ये फैक्ट्री 10 वर्षों तक कार्य करेगी, और 10 वर्षों तक कार्य करेगी, इसके बाद फैक्ट्री क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ये उत्पादन नहीं करेगी। अब इसको देखते हैं कैसे कि देखिए 10 वर्ष तक कर रही है, तो इसका मतलब है कि हर साल 1,000 रुपए का क्या होगा, फैक्ट्री में मूल्यह्रास होगा, 1,000 रुपए का क्या होगा, मूल्यह्रास होगा। अब मान लेते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में यही एक मार्कर बनाने की फैक्ट्री सिर्फ उत्पादन कार्य कर रही है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा है, और हर साल 5,000 रुपए का मार्कर उत्पादित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सकल घरेलू उत्पाद, और वो अर्थव्यवस्था ऐसी है कि मार्कर का उत्पादन करती है, ना तो विदेशों में बेचती है और ना ही विदेशों से लेकर आती है। वो एक बंद अर्थव्यवस्था है, जिसमें बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं कर रही है, या अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं या अन्य देशों से किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन नहीं कर रही है। तो इस देश में या अर्थव्यवस्था में मार्कर उत्पादन करके 5,000 रुपए की कीमत का मार्कर उत्पादित किया जा रहा है। अब क्या होगा कि इस देश की जो सकल घरेलू उत्पाद है वो, और चाहे सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो, दोनों क्या है, समान है। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें विदेशों में जाके कोई उत्पादन कर रहा है ये इस देश का नागरिक, और ना ही कोई बाहर देश का नागरिक इस देश में आके उत्पादन कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो गया, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद दोनों क्या हो गए, समान हो गए। लेकिन जो फैक्ट्री है ये 10,000 रुपए की लगाई गई है और 10 वर्षों तक चलेगी, तो इसका मतलब है कि हर साल 1,000 रुपए कीमत का क्या हो रहा है, यहां पे मूल्यह्रास हो रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद कितना हो गया, तो इसमें से 5,000 रुपए में से जो मूल्यह्रास हुआ है 1,000 रुपए, इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए। तो देखिए इस देश का जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद है वो कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए हो गए। क्लियर है? क्योंकि उसमें से मूल्यह्रास को क्या कर दिया, डिप्रिसिएशन को क्या कर दिया, हमने घटा दिया। अब यहां पे हमने मान लिया है कि इस देश में जितना सकल घरेलू उत्पाद है वही उतना ही क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, क्योंकि यहां से किसी भी प्रकार का ना तो बाहर कोई जाके उत्पादन कर रहा है और ना ही कोई बाहर का व्यक्ति इस देश में आके उत्पादन कर रहा है। तो क्लियर हो गया, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बाद हमने देख लिया कि निवल घरेलू उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, या कहा जाए कि उससे पहले जो भारतीय सांख्यिकी आयोग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि भारतीय सांख्यिकी आयोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, भारतीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो सामान्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्रों में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, तो देखिए प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि है, वानिकी है, मत्स्यन है और पशुपालन है। ये क्या है, ये प्राथमिक क्षेत्र हैं जो सीधे सीधे क्या हैं, भूमि से संबंधित हैं और इनमें उत्पादन कार्य किया जाता है। द्वितीय क्षेत्रों में किसको किसको सम्मिलित किया जाता है, तो देखिए द्वितीय क्षेत्रों में जिसको टर्शरी सेक्टर बोलते हैं या उद्योग क्षेत्र बोलते हैं, उसमें किसको किसको सम्मिलित किया जाता है, तो देखिए यहां पर खनन और उत्खनन है। खनन और उत्खनन मतलब जो हम लोग जो संसाधन है या जो मिनरल्स हैं, जो पेट्रोलियम है या जितने भी खनिज पदार्थ हैं, इनको पृथ्वी के अंदर से क्या करते हैं, खोद के बाहर निकालते हैं। तो खनन एवं उत्खनन किस में आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। विनिर्माण आ गया द्वितीय क्षेत्र में। विनिर्माण को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। विनिर्माण में क्या होता है, जो विनिर्माण होता है इसमें क्या होता है, एक भारी उद्योगों द्वारा किया जाता है उत्पादन, और एक विनिर्माण किसके द्वारा किया जाता है या निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादन किया जाता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और इनको हम लोग बोल देते हैं MSMEs। ठीक है, माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, या इस जो, ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये रोजगार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये स्थानीय संसाधनों का उपभोग या उपयोग करने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहां पे देख लेते हैं। फिर इसमें क्या है, विद्युत या बिजली का उत्पादन जो है, फिर गैस की उत्पादन है या आपूर्ति है जो भी है, फिर जलापूर्ति जो पेयजल है उसकी पूर्ति है, या अन्य जन उपयोगी जो सेवाएं हैं, इनके बारे में देखते हैं, इसको इसमें सम्मिलित करते हैं। साथ में इसमें निर्माण, जिसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जैसे रोड का निर्माण करना हो, पुल का निर्माण करना हो, या रेलवे लाइन का निर्माण करना हो, या बिल्डिंग का, भवनों का निर्माण करना हो, इसको किसमें सम्मिलित करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। फिर तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, जिसको टर्शरी सेक्टर बोलते हैं या सेवा क्षेत्र बोलते हैं, इनमें कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, तो इसमें व्यापार होता है, जितने भी व्यापारिक कार्य हो रहे हैं, जिसमें, और इसमें होटल हैं, जैसे होटल खोल दिया गया, रेस्टोरेंट खोल दिया गया, जो भी परिवहन हो रहा है, चाहे रोड से हो रहा है, चाहे रेल से हो रहा है, चाहे वायुयान से हो रहा है, जो भी परिवहन हो रहा है, भंडारण, जो भी भंडारण की व्यवस्था है, चाहे कृषि उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था है या औद्योगिक उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था है, साथ में संचार और प्रसारण, जो भी कम्युनिकेशन के साधन है, संचारण के साधन है, इनको भी किसमें सम्मिलित करते हैं, तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, फिर हैं वित्तीय कार्य जो रहे, जैसे बैंक है या बीमा है, इनसे संबंधित, या अचल संपत्ति। अचल संपत्ति क्या होगी, खेत हो गया, मकान हो गया, ये भी जो अचल संपत्ति हैं इत्यादि, और इससे संबंधित व्यावसायिक सेवाओं को। फिर लोक प्रशासन है, रक्षा है और अन्य सेवाएं हैं, इनको भी हम किस में सम्मिलित करते हैं, तृतीयक सेवाओं में सम्मिलित करते हैं। यद्यपि कुछ अर्थशास्त्री जो हैं या बहुत कुछ लोग स्टैंडर्ड बुक्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, अर्थव्यवस्था को 5 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। तो उसमें चतुर्थ सेवा में क्या हो जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, और 5वें में क्या संबंधित करते हैं, जो प्रशासनिक संबंधित सेवाएं होती हैं उनको सम्मिलित करते हैं। लेकिन यहां हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, यहां पे पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो हमने देख लिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को यहां पे कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, इस पे हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि इस चैप्टर से जो अभी तक हमने पढ़ा, इससे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको देखते हैं। तो देखिए,
इससे संबंधित जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है अभी 2024 में पूछा गया है। और इस प्रश्न को देख के लगेगा कि हाँ, संघ लोक सेवा आयोग कितना सरल सवाल पूछता है। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग जो पूछता है क्वेश्चन वो दो तरह के होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि एक होता है स्टैटिक पोर्शन, जिसको बोलते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा होता है जो डायनेमिक पोर्शन है, जो समसामयिक घटना चक्र से लेता है, चाहे उसमें कोई नीति निर्माण किया गया है या कोई कानून बनाया गया है, कोई आर्थिक योजनाएं संचालित की गई हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई प्रावधान किया गया है, या सरकार द्वारा राजकोषीय नीति में किसी तरह से कुछ नियम बनाए गए हैं, इनको हम लोग देखते हैं। तो 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स में, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहां पर क्या किया गया, आर्थिक गतिविधियां दी गई हैं और ये किस क्षेत्र में है, प्राथमिक क्षेत्र में है, द्वितीय क्षेत्र में है या तृतीय क्षेत्र में है, इनके बारे में पूछा गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसको। तो यहां पे दिया है आर्थिक गतिविधि, इसमें पहला है कृषि उत्पाद का भंडारण, मतलब कृषि उत्पाद नहीं करना, कृषि उत्पाद का भंडारण। और इसके आगे क्या दिया है, द्वितीय क्षेत्र दिया है। ठीक है, यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये सही है या गलत है। तो ये गलत है क्योंकि ये द्वितीय क्षेत्र में नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा कि भंडारण किसमें सम्मिलित है, भंडारण यहां किसमें सम्मिलित है, देखिए यहां पे भंडारण आया तो किसमें है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। जबकि अभी क्या है, यहां पे प्रश्न में पूछा गया है, यहां पे प्रश्न में दिया गया है द्वितीय क्षेत्र। तो ये सीधे सीधे क्या हो गया, गलत हो गया, ये गलत है। फिर आया डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या है कि जो कृषि कार्य में हम लोग मत्स्य पालन और पशु पालन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे पशु पालन किया जाता है, उसी में क्या है, डेयरी फार्मिंग है। तो ये किस में आ गया, प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि डेयरी फार्मिंग, तो इसमें किसमें है, प्राथमिक। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा खनिज की खोज, खनिज की खोज जो दिया हुआ है यहां पे देखिए, यहां पे जो खनन एवं उत्खनन दिया हुआ है, ये किसमें दिया हुआ है, द्वितीयक में दिया हुआ है। खोज किसमें शामिल होगा, तो ये द्वितीयक में ही इसको शामिल होगा। हालांकि बहुत से लोग इसको प्राथमिक में शामिल कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे दिया है खनिज की खोज तृतीयक में किया गया है, तो ये किसमें शामिल हो गया, ये द्वितीयक में सम्मिलित हो गया। ठीक है, फिर है कपड़ा की बुनाई। कपड़ा की बुनाई क्या हो गया, एक तरह से कहा जाए कि ये विनिर्माण हो गया। चाहे बड़ी फैक्ट्रियां कर रही हों, जिसको बड़े बड़े उद्योगिक घराने कर रहे हों, या छोटे छोटे जिसको हैंडलूम या पावरलूम बोलते हैं, उसकी हो रही है कपड़े की बुनाई। तो यहां पे ये किसमें हो गया, ये द्वितीय क्षेत्र में हो गया। तो इस तरह से देखा जाए कि जो ये कृषि उत्पाद का भंडार यहाँ पे क्या द्वितीयक दिया, ये गलत है, ये किसमें होगा, तृतीयक में होगा। और यहाँ पे खनिज की खोज यहाँ पे तृतीयक दिया है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, केवल दो युग्म सुमेलित हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है। तो देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम लोग को लगता है कि यूपीएससी बहुत टफ सवाल पूछता है, बहुत कठिन सवाल पूछता है, लेकिन देखिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उठाकर क्वेश्चन क्या कर दिया, यूपीएससी ने पूछ दिया। दूसरा, अब मेंस के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि मेंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो 2023 में यूपीएससी में पूछा गया। हालांकि ये जो प्रश्न है ये कई जगह आ सकता है, जैसे उद्योगों में भी ये प्रश्न आ सकता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो राष्ट्रीय आय है इसका वर्गीकरण जो किया गया है, इससे संबंधित भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है जिसमें क्या किया गया है, MSME मतलब क्या है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, और ये क्या है, इंटरप्रेन्योर मतलब इंटरप्राइजेज, या कहा जाए कि ये है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं जीडीपी, अभी हम लोगों ने पढ़ा जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र में, क्षेत्र विशेषकर सूक्ष्म, लघु, मध्यम इकाइयों की बढ़ती हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए हम लोग देखेंगे ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में या समृद्धि में ये जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम इकाइयां हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। कहां योगदान है, तो हम लोग देखेंगे कि भारत का द्वितीय क्षेत्र का जितना भी उत्पादन होता है, या जो हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र में जितना भी उत्पादन होता है, उसका 40 से 50% भाग कौन उत्पादित कर रहा है, ये जो मध्यम, सूक्ष्म और लघु इकाइयां हैं, इनके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। सरकार
द्वारा 2020 में इसकी परिभाषा दी गई है कि ये जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयां हैं, इनमें अब क्या किया गया है कि जितने भी वित्तीय निवेश या पूंजी निवेश किया गया है और जितना ये टर्नओवर करती हैं, जितना उत्पादन कार्य कर रही हैं, इसके हिसाब से इनका कैटेगराइजेशन किया गया है। तो इसका जो स्तरीकरण है या जो कैटेगराइजेशन है, जब हम लोग उद्योग पढ़ेंगे तो वहां बहुत डिटेल में देखेंगे कि इनका क्या क्या क्राइटेरिया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है कि आर्थिक समृद्धि में बहुत बड़ा इनका योगदान है। कैसे है कि ये राष्ट्रीय उत्पाद में बहुत ज्यादा योगदान देती हैं। दूसरा कि ये रोजगार की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में इनमें रोजगार है। डायरेक्टली इसमें इनमें 6 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त किए हुए हैं इन इकाइयों में। फिर ये निर्यात में बहुत ज्यादा योगदान देती हैं, राष्ट्रीय आय के वितरण में बहुत ज्यादा योगदान देती हैं, और इनके विकास के लिए सरकार की रणनीति ये है कि अधिक से अधिक इनका प्रसार किया जाए, क्योंकि ये बेरोजगारी निवारण में, गरीबी उन्मूलन में और निर्यात करने में, राष्ट्रीय आय का समान वितरण करने में, मतलब आर्थिक समानता को स्थापित करने में, ठीक है, और पूंजी निवेश को आकर्षित करने में ये सूक्ष्म लघु मध्यम इकाइयों का बहुत बड़ा रोल है। सरकार ने इनके विकास के लिए हाल के वर्षों में कई ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया है या संचालित किया है, जिसमें क्या है, इनको बढ़ावा देने के लिए देखिए, एक है उद्यम पंजीकरण, कि इनका पंजीकरण किया जाए। पंजीकरण करेंगे तो इनको सरकार की योजनाओं का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा योजना, ये भी लॉन्च की गई है। तीसरा है पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि योजना का संचालन किया गया है। फिर क्या है, नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना का संचालन किया गया है। प्रौद्योगिकी तक पहुंच, इनकी टेक्नोलॉजी तक इनकी पहुंच को सुगम बनाया जाए, इसका भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, इनको क्रेडिट दिया जाए, इनको लोन दिया जाए, इनको ऋण दिया जाए। फिर है रणनीतिक निवेश योजनाएं अपनाई जाए इनके विकास के लिए। तो इनका बहुत डिटेल में जब हम सरकारी योजनाओं का अध्ययन करेंगे तो उनमें इसका अध्ययन करेंगे। तो आज का जो लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, और जिसमें सकल घरेलू उत्पाद के बारे में हमने डिस्कशन किया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में डिस्कशन किया, निवल घरेलू उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर हमने देखा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको एनएसओ बोलते हैं, इसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। और लास्ट में हमने देखा कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न और मुख्य परीक्षा में पूछा गया प्रश्न किस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड है और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए, एक जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न था वो क्या था, बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन था, बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड था। जबकि सरकार की हालिया पहलों का उसमें जिक्र किया गया था मुख्य परीक्षा में, तो किससे संबंधित था, वो समसामयिक या करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो डायनेमिक पोर्शन था। तो ये हम लोग का आज का चैप्टर था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।